फैसिलिटेशन दी जा सकती है कि जिससे गंदम जो है वो फार्मर का भी नुकसान ना हो, मार्केट में भी अवेलेबल हो, आटा भी महंगा ना हो। ऐसी क्या पॉलिसी लाई जा सकती है हुकूमत की तरफ से, क्या रेगुलेशन लाई जा सकती है कि उसको हम एक बेहतर तरीके से वेयर हाउसिंग के रिजीम में ले जाएं, आउटसोर्सिंग के या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की तरफ लेकर चले जाएं। इसके अलावा जैसे दालों की हमने बात की कि हम इंपोर्ट के ऊपर बेस करते हैं, और जिन चीज़ों पे हम इंपोर्ट पे बेस करते हैं हम उसका मैकेनिज्म क्या डेवलप कर सकते हैं, हम उसकी हमें डिमांड क्या का पता हो और उसके अगेंस्ट हमारी सप्लाई क्या हो रही है, और सप्लाई जो है फिर उसकी वेयर हाउसिंग के रजीम में हम उसको कैसे लेके जा सकते हैं। एक तो ये है। दूसरी तरफ वज़ीर आला की बहुत ज़्यादा खसूसी तवज्जो जिस बात पर है वो है कि अपनी ग्रोथ और प्रोडक्शन दोबारा बढ़ाई जाए, जिसकी एक मिसाल ये है कि गुज़श्ता चंद महीनों में उन्होंने 3 अरब रुपया मुख्तस किया प्याज और टमाटर की फसल को बढ़ाने के लिए, किसान के लिए, क्योंकि प्याज और टमाटर वो फसल है जिसका सीज़न होता है पंजाब में, और जिसका 3 से 4 महीने का हमारा पंजाब का सीज़न होता है। उसके अलावा हमें यहाँ सिंध से लेना पड़ता है, केपी से भी लेना पड़ता है, काबुल से भी आता है, ईरान से भी आता है। तो इसको हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं, कंट्रोल फार्मिंग की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं कि हम इसका दुरानिया बढ़ा सकें और इसकी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें। इसी तरह से जो दालें हैं उनको वापस हम किस तरह उगाने की तरफ लेकर जा सकते हैं। सोयाबीन को कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे हम घी की कीमतों पे पिछले 1 साल में तकरीबन 6 से 8 साल में इजाफा हुआ है घी की कीमत में, कुकिंग ऑयल की कीमत में, और उसका इजाफा होने की बहुत बड़ी वजह है ये है कि हम जो पाम ऑयल है तकरीबन हम 95% से ज़्यादा पाम ऑयल और पाम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो जिन चीज़ों पे हम इम्पोर्ट पे चले जाते हैं उसमें मुख्तलिफ महरकात होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस से बाहर हैं। मिसाल के तौर पे जब हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं या दालें इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एक तो है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट अगर वो फ्लक्चुएट हो तो उसकी कीमत में फ़र्क आएगा, और हमने कोशिश की कि पिछले तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल में डॉलर की कीमत को स्टेबल किया, एक जगह पर रखा, और जिससे ये एक ऐसा फैक्टर था जो हमारे हाथ में था जिसको हमने काबू करने की कोशिश की। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की कीमत ऊपर या नीचे होती है वो हमारे बस में नहीं होती। उसका इम्पैक्ट हमें तब तक फेस करना पड़ेगा जब तक हम अपनी प्रोडक्शन के अंदर इतने खुद मुख्तार नहीं हो जाते कि हम अपनी नीड को पूरा कर सकें। और उसके लिए जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, कैनोला, इसको उगाने के कामयाब तजुर्बे हुकूमत पंजाब कर चुकी है, और इसके बाद हम अपने किसान को इस पर बिल्कुल मोटिवेट भी करेंगे, मोबिलाइज भी करेंगे कि वो इस क्रॉप की उगाई की तरफ चला जाए, और इसके हम आइंदा आने वाले वक्तों में इसके समरात देखना शुरू कर सकें। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए रिजल्ट देखने के लिए। ये अगर आप मुझे कहें कि आज आप यहाँ बैठकर हमसे वादा कर जाएं कि आप 2 हफ्ते के बाद आएंगी तो चीज़ों की कीमत 5% गिर चुकी होगी, तो ऐसा कोई छू मंतर और जादू नहीं है कि जिससे 2 हफ्ते में हम 5%, 10% कीमतें गिरा दें। इसके लिए हमें मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपनी इंपोर्ट को जो इंपोर्ट है उसकी और हमारी डिमांड के दरमियान जो गैप है उसको कैसे मीट करना है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने ट्रेडर्स को, अपने इंपोर्टर्स को ये फैसिलिटेशन देनी होगी, ये जगह कायम, ये एक स्पेस क्रिएट करनी होगी कि हम सप्लाई को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जा सकें, और हम इंपोर्ट को कम दर्जा बदर्जा कर सकते हैं, ओवरनाइट नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के से ये। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ एंड में, मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे करियाना रिटेलर्स का कि वहाँ तक से लाहौर के अंदर कोई 250 दुकानें हैं जिन्होंने वॉलंटरीली हमारे साथ ये हाथ मिलाया हुकूमत के साथ, और रमज़ान के दिनों में जिनका ताल्लुक़ समनाबाद से, गुलशन रावी से और बहुत सारी इस तरह की जगहों से, वहदत कॉलोनी में और इस तरह की जहाँ पे मिडिल इनकम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे तकरीबन 250 ऐसी दुकानें हैं और मार्ट्स हैं जिन्होंने वॉलंटरीली रमज़ान के अंदर सब्सिडाइज जो कीमतों पे अशिया रखी और हमसे राब्ता किया और हमारे साथ मुशावरत और मिलके की, और जो वहाँ पर जो हमने कीमतें मुकर्रर की रमज़ान के लिए उन्हीं कीमतों पे वहाँ पर चीज़ें मौसर हैं। मैं उसके अलावा हमारे जो ताजर हैं, ट्रेडर्स हैं, ग्रेन मार्केट वाले हैं, आड़ती हैं, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट वाले हैं, जिस तरह से वो फोर फ्रंट पर आए और जिस तरह से वो रमज़ान सहूलत बाज़ार में
हमारे साथ मिडलमैन को निकालकर डायरेक्ट वो खुद इन्वॉल्व हुए और हम जिसकी वजह से सस्ती अशिया और सप्लाई डैमेज किए बगैर, डिस्टॉर्ट किए बगैर और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर इस बार अपने सार्फिन को चीज़ें मैसर लाने में कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। और इसके अलावा हमारे कुछ इज़ला में हमने ये देखा कि जितना हमने टारगेट किया था कि हम इतने रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाएंगे, हम उसके बियॉन्ड भी गए। कुछ जगहों पे तहसील लेवल पर इसी साल से शुरू किए गए, कुछ जगहों पे हमने मार्ट्स को इन्वॉल्व किया तो उन्होंने भी हमसे हाथ मिलाए और उन्होंने बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि खुशी खुशी इस कार्य खैर में वो शमूलियत इख्तियार की। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं पूरे रमज़ान इंशाल्लाह। मैं खुद सूबा भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीबन मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो हमारे मॉडल बाज़ार सहूलत बाज़ार है वहाँ पे विज़िट किया जाए, मुख्तलिफ़ इज़ला का विज़िट किया जाए और लोगों की डायरेक्ट जो है फीडबैक वो ज़रूर हमारे साथ शामिल हो। अच्छा इस तरह है कि गवर्नमेंट को हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट 38% की महंगाई जो कि 2.4 पे आई है और इसके सम्राट अगर हम सिर्फ एक माह पहले की बात करें तो वाकई में नजर आते थे सब्जियों की और फलों की कीमतें खासतौर पर जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम आदमी से है वो वाकई में नीचे आई थी। लेकिन मैं आपको गुज़िश्ता रोज़ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वैसे ही चेक किया एक दो मार्केट्स को तो हर चीज़ का रेट जो है वो डबल हो चुका हुआ है और जो बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल वाली अशिया हैं उन पर एक माफिया पूरी तरह से फोकस किए हुआ है। इस पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग इस्तेमाल करने वाले मसलन कौन सी चीज़ें? मिसाल के तौर पे आप तमाम फलों की कीमतें हम चेक कर लें जाके जो सेब। अच्छा, सिर्फ केले के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगी, एक मिनट, केले के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि केला पिछले कुछ दिनों में एक राइजिंग ट्रेंड पे रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि केला जो है वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था और दूसरा केला एक आउट ऑफ सीज़न फल भी है। इस वक्त केले का सीज़न नवंबर में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद केला जो है वो अब, लेकिन हमने इस चीज़ को देखते हुए केले की एक्सपोर्ट को रोक दिया रमज़ान के लिए, जिसका इम्पैक्ट आप अगले 3 से 4 दिनों में देखेंगे। बल्कि कल परसों जो केला लोड हुआ है सिंध से, और केला सिंध बेस्ड कमोडिटी है, उसमें मैंने खुद मालूम किया आड़तियों से कि केला आपने किस कीमत पर लोड किया है, तो तकरीबन 1200 से 1500 रुपये मन के पीछे कम कीमत पर केला लोड हुआ है। जो केला 2 दिन में यहाँ पहुँचता है उसके बाद 6 दिन में वो रहता है, 6 दिन रहता है गोदाम में और उसके बाद वो मार्केट में आता है। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि रमज़ान में, क्योंकि केले की 5 टाइम्स वो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो यार एक सेकंड बात तो कर मिल रही है 155 से 160 रुपए चीनी। दीगर कीमतें, बेसन की कीमत 2 दिन में 10 रुपए इजाफा हुआ, ऑयल की कीमत जो है 560 रुपए से बढ़ के आज। अच्छा, इसमें जो एक चीज इसमें ग्राम फरोशी जो कि कौमी अलमिया है। अच्छा एक सेकंड मैडम, ये गुजारिश ये है कि ग्राम फरोशी इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि ये कौमी अलमिया है। इसको नकेल डालने के लिए कोई इस तरह का मैकेनिज्म गवर्नमेंट बनाने जा रही है जिस पर मौके पर ही सजा दी जा सके। जी बिल्कुल, कोई जी बिल्कुल, कोड़े मारे जाए मौके पर ही ताकि आप तो बहुत ही गुस्सा कर गए। मैं बिल्कुल आपके सवाल का शुक्रिया। मैं देखिए, अगर आप इस तरह सब इकट्ठा बोलेंगे ना तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन आप, मुझे पता है कि कमोबेश वही वाले सवाल हैं जो रिपीट होंगे। अभी मेरे भाई ने कहा, मैं आपके जवाब की तरफ भी आती हूँ कि जो मैंने खुद पहले कहा कि घी की कीमत जो बढ़ी वो पाम ऑयल से। अच्छा, घी की इंडस्ट्री जो है, इसको जब हमें शिकायत मिलती कि घी 540 वाला 590 पे चला गया, 593 पे चला गया, मैंने इसके ऊपर बड़ी जांच पड़ताल की, घी की सारी इंडस्ट्री को बुलाया, उनसे बातचीत की, होता क्या घी की इंडस्ट्री में। ये बहुत ट्रिकी है। अब इसमें होता क्या कि क्योंकि एक घी वाला किसी एक घी की कीमत 593 कर गया, बाकी सब जगहों पे मैंने डीलरों से चेक किया, मैंने मुख्तलिफ इज़ला में टेलीफोन करके दुकानदारों से पूछा कि तुम किस दुकान पे रेट पे बेच रहे हो, डीलर से किस रेट पे ले रहे हो, बाकी हर जगह 540 और 560 था। जो मेन बड़े शहर थे लाहौर और कोई एक आधी जगह और होती है, वहाँ पर कोई एक डालडा वाले ने कीमत बढ़ा दी और उसकी वजह से लगा कि घी इंडस्ट्री ने कीमत बढ़ा दी कि पूरे घी की। अब वो एक घी की जब कीमत आप कोट करते हैं और वो किसी 1 या 2 या 4 बड़े शहरों में उन्होंने की, और जिसके बारे में मुझे ये शिकायत मिली, आप भी जैसे एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि जी इसके पीछे स्पिरिट ये है कि जो घी है वो रोज़ों से पहले महंगा कर देंगे और फिर रोज़ों में इसकी कीमत कम कर देंगे। मैंने घी इंडस्ट्री को बुलाया, उनके सामने ये बात रखी।
जिसमें डालडा भी था, जिसमें शान वाले भी थे, कौसर वाले भी थे, सूफ़ी वाले भी थे, यूनाइटेड वाले भी थे, फिर उसमें एक और हैं वो गोल्डन वाले भी थे, मतलब मेन जो घी वाले थे। और उन्होंने कहा कि जी ऐसा आप हमारे सबके घी हम चेक करें, हम सबके जो है 540 और 560 पर ही हैं, और हम 560 और 540 वाला जो है इसमें 10 रुपये कम करेंगे रमज़ान के लिए। 500 जो जिसने 93 किया वो 583 नहीं करेंगे, तो ये 560 वाला 550 पे, 540 वाला 530 पे। और तीसरी बात मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, आप सबको पता होगा कश्मीर घी, जिसको 3rd tier घी कहते हैं, और जो कि सबसे सस्ता होता है, जो कि कराची में ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है, लेकिन उसकी मार्केट पंजाब में बहुत बड़ी है, वो 400 समथिंग में मिलता है। और ये जो बड़ी A-B-C क्वालिटी वाली जो इसके अंदर टीयर्स हैं, जो A tier वाले हैं, जो डालडा वाले, सूफ़ी वाले, शान वाले, जो इस तरह के हैं, वो घी जो हैं वो उनकी कीमतें और हैं, B tier की और हैं, जो C tier है उसकी और हैं। और इसमें होता क्या, किसी एक टियर के किसी एक घी में कीमत चेंज होती है, मीडिया पे पट्टी चलती है कि सारा घी वो हो गया। उसके बाद मैं ऑनेस्टली एक पट्टी चलने के बाद पूरी चीज़ के ऊपर जांच पड़ताल करती हूँ। चाहे आप मुझे, बहुत से मेरे भाइयों ने गिला किया कि मैं गायब हो गई हूँ, मैं मिलती नहीं हूँ। मैं गायब नहीं हुई, मैं मिलती नहीं हूँ। एक नया इदारा था, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, और इसको बिल्कुल नवंबर में ये शुरू हुआ। इसके आगाज़ में इस पूरे इदारे को स्क्रैच से इवॉल्व करना था। उसमें को अगर 2-3 महीने बहुत सर फेंक कर मेहनत ना की जाती तो ये इदारा शायद इवॉल्व होने में मुश्किल होती। इस वजह से ये काम करती थी। लेकिन जब भी मुझे कोई एक मैसेज भी करता है ना, घी एक भेजता है स्लाइड, तो उसके बाद मैं पूरी उसके ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे चीनी की बात की, हालांकि हम चीनी और घी जो है इसकी जो प्राइसेस के ऊपर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, ये इसकी जो प्राइसेस हैं वो हम उनका तयन नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर ये करते हैं कि हम इंडस्ट्री को बुलाते हैं, इंगेज करते हैं, उनसे डायलॉग करते हैं, निगोशिएट करते हैं, और हम उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसेंटिवाइज़ करते हैं। और उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि इस बार से बाहर आप नहीं जाएँ। जैसे कि चीनी आप सब ने कहा कि पिछले दिनों में महंगी हो रही थी, 150 रुपये से तजावज़ कर ली, इसकी फ्यूचर बाइंग भी हो रही थी। इस तरह के सारे आपको भी इशूज़ पता है। मैं इसलिए आपसे खुल के बात करना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल नज़रें नहीं चुराना चाहती अपने काम से। अच्छा। और ये जो कमोडिटीज़ मैनेजमेंट है और इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जिसका ताल्लुक इस सूबे की 13 करोड़ आवाम के 2 वक्त के खाने के साथ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं आपके साथ ना तो कोई बदबयानती करना चाहती हूँ, ना कोई लगी लिपटी बात करना चाहती हूँ, ना कोई घुमा फिरा के बात करना चाहती हूँ, और ना कोई चीज़ और लूप होल छुपाना चाहती हूँ। देखें, जब तक हम अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे, हम अपने गैप्स को तलाश नहीं करेंगे, तो हम उनका हल कैसे ढूंढेंगे। मेरे ये स्पिरिट है। और मुझे ये जानना चाहूँगा, आपने ये सारी इक़दाम कर ली हैं, अब रमज़ान शुरू होगा, उसके बाद आप इन चीज़ों पे अमल दरामद के लिए क्या करेंगी, पॉलिसी क्या है, छापामार टीमें कितनी तश्कील दी जा रही हैं, कितने इख्तियार दिए जा रहे हैं, मौक़ों पे जुर्माने होते हैं? जी, मैं ये चोरबाज़ी होनी है, ये आपको एक मिनट ये मैं अपने भाई, हाँ, मेरे भाई ने भी ये बात कही कि आपने इकराम फरोशी के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। आपने सबको मालूम होगा, पेरा, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। पेरा भी जिस तरह प्राइस कंट्रोल का आया, और जिसमें मैंने आपसे बात की कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसका बुनियादी मकसद है। प्राइस कंट्रोल इसलिए लगाया है ताकि आम बंदे को ये समझ आ सके कि उनके लिए उनके चीज़ों के बारे में कोई फ़िक्रमंद है, उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में। और मुझे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आपने प्राइस कंट्रोल क्यों लगाया। मैंने कहा जी, प्राइस कंट्रोल इसलिए लगाया कि आम आदमी को समझ आती है कि मेरे लिए अशिया ज़रूरत जो हैं उनकी कोई फ़िक्र करने वाला है, इसलिए प्राइस कंट्रोल लगाया। दूसरी बात, इसके साथ ही जो पेरा अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया वो ये था कि जो गरां फरोशी है, होर्डिंग है, स्टॉकिंग है, इस सब को रोका जा सके। हाँ, आपको पता है कि आप जो जिस तरफ निशानदेही बार बार करें वो यही है कि रमज़ान से पहले स्टॉकिंग की कर ली जाती है, होर्डिंग कर ली जाती है, चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है, रमज़ान में उनको महंगा कर दिया जाता है। तो इसके लिए हमें एक अल्टीमेट मेकनिज़म डेवलप करना पड़ेगा जिसके अंदर हम 2 चीज़ें करें। एक तरफ हम लाइसेंसिंग का अमल दोबारा करें, वेयर हाउसिंग के रजीम पे जो हम जा रहे हैं वो लाइसेंस वेयर हाउसिंग होंगे, उनकी एक्रीडेशन की जाएगी और उनके ऑपरेटर्स होंगे जो हमारे साथ जितनी भी अशिया पड़ी होंगी, स्टॉक्स पड़े होंगे, वो शेयर होंगे और वो कंप्यूटराइज्ड होंगे ताकि इसको कोई चोरी ना रख सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका मकसद ये होगा कि उसमें मजिस्ट्रेसी के जो इख्तियारात थे उनको बहाल किया जाएगा, तहसील लेवल पे इसके स्टेशंस कायम किए जाएंगे जिस पे जो AC साहिबान है उनके पास इख्तियार होगा कि वो फौरी उस पर एक्ट कर लें। अभी क्या होता है, जब हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अल्लाह करके कहीं पहुँच ही जाएँ ठीक काम करने के लिए,
तो उसके बाद जब वो किसी को पकड़ते हैं ग्राम फरोशी में तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में 2 घंटे 3 घंटे में उसको रिलीफ मिलता है और उसको पुलिस छोड़ देती है और हमारा उस पर अमल जो है वो इतना कारआमद नहीं रहता, वो अगली दफ़ा उसको बिल्कुल खौफ ख़त्म हो जाता है। दूसरा, हमारे पास जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं मौजूदा सूरत हाल में वो एडहॉक पे हैं, वो परमानेंट नहीं है। अब पेरा के आने से परमानेंट प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो हैं उनका तयन किया जाएगा और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हैं इस पर विजिलेंट हैं। आपने देखा होगा कि इसके रिजीम में भी गुज़श्ता 1-2 महीने में एक चेंज आया, वो ये आया कि पहले हमारी होता था कि हमने जब इंस्पेक्शंस होती थी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की तो हमने फ़ाइन टारगेट रखे हुए थे, जिसकी वजह से फ़ाइन बहुत ज़्यादा होते थे और रिटेलर बहुत ज़्यादा तंग होता था, जिसमें फ़ाइन टारगेट को मीट करने के लिए बाज़-औक़ात जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट थे वो अनड्यू फाइनिंग भी करना शुरू हो गए। आप ही लोगों ने मुझसे ये बहुत दफ़ा इतराज़ उठाया। उसके बाद ये इसको हमने वज़ीर आला के सामने रखा कि ये इशू है, तो हमने क्या किया, फ़ाइन टारगेट हटा के नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस बढ़ा दिया कि नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस बढ़ाना ज़रूरी है। फ़ाइन टारगेट नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया जाए, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, आप जो बात कर रहे हैं कि देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगी कि हम कोई 100% ऐसा नहीं कि सारा कुछ करके यहाँ बैठे हुए हैं। हम काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम्स इस तरह के डेवलप करना चाह रहे हैं आइंदा आने वाले वक्त में, जिसमें कम से कम तरीन इस तरह की जो लीकेजेस हैं उनको कैसे मैक्सिमम रोका जा सके और इसको कैसे मुनज़्ज़म एक सस्टेनेबल मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। और उसके लिए इस साल जो हम रमज़ान बाज़ारों के अंदर तो हमने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी कि जिसकी वजह से वहाँ पे ग्राम फरोशी हो सके। हमने होल सेलर को डायरेक्ट ला के बैठा दिया, उसके लिए उसका स्कोप बढ़ा दिया काम का, उसको बिजनेस का एवेन्यू एक और प्रोवाइड कर दिया। होल सेलर आएगा, वो अपना बंदा बिठाएगा, वो अपनी कमोडिटी रखेगा, होल सेल रेट पे देगा, शाम को अपने पैसे लेगा निकल जाएगा। पहले ये आप सारी चीजें जो बता रही हैं सबको पता है, यहाँ पे 70-80 लोग बैठे हुए हैं, इनका एक ही सवाल है, ग्राम फरोशी का हल क्या है? सब लोग रात को दूध खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, महंगी चीजें कर लेकर जाते हैं। कमर भट्टी साहब ने सवाल किया है, राहुल शाह साहब ने सवाल किया, आपने जो रिलीफ दी है वो तो दे दी है, 10,000 रुपए देंगे, पे ऑर्डर के जरिए देंगे, 30 लाख खानदान है, ये सब कुछ ठीक है, हम पूरे महीने से खबरें ला रहे हैं। ग्राम फरोशी का हल क्या है? जब इसमें जरा मेंशन कर लें, इसी में चीज जो है सर, अगर जो एक लेमैन जाता है दुकान पर तो दूध का गवर्नमेंट का रेट है 160, उसको मिलता है 200। दही अगर जो मिलती है उसका रेट है गवर्नमेंट का 182 मिलती है। मटन जो है ओके, मटन जो है मैं समझ गई, मैं समझ गई आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गई। ओके, मुझे ओके, आपकी वर्कफोर्स की तादाद 11 करोड़। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुने। ये हाँ, दिलशाद भाई आप बार एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, अब यार एक सेकंड हाँ, ये मैंने ये कहने लगी थी, एक तो ये आखिरी सवाल है जो कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि अब आप लोगों ने बार बार यही सवाल करना है, तो इसलिए मैंने ये सवाल जो है वो दिलशाद भाई ने ऑलरेडी कर दिया था। इसके अंदर देखें, जो पेरा है उसकी इन्फोर्समेंट में हो सकता है 1-2 महीना लग जाए और हो सकता है वो रमज़ान गुजर जाए। अभी हम उसको ऑलमोस्ट उसकी जो रिक्रूटमेंट वगैरह हो चुकी है और उसकी अब लॉन्चिंग बाकी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द वो आए। जब पेरा आएगी तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म फोर्स होगी, उसके पास इख्तियारात होंगे। और उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी ने यहाँ कहा कि 12-13 करोड़ की है, वहाँ पर आपने कितनी नफरी रखी है। बाज़ औक़ात 12-13 करोड़ की है, वहाँ पे आप ये नहीं कि 12-13 करोड़ तैनात कर दें लोग ऊपर से, वहाँ पे चंद लोग भी जो है ना, अगर आप सिस्टम अच्छा डेवलप कर लें तो वो काम कर सकते हैं। आपने चंद मिसालें ही बनानी होती, फिर सबको पता होता है कि उसके बाद आप जो है वो इस डगर पे चलना है। हम उसके ऊपर जो ग्राम फरोशी के उसका पूरा बुनियादी मकसद ही होगा प्राइस कंट्रोल में, जो पेरा का जो काम होगा कि हम ग्राम फरोशी को किस तरह से रोक सकते हैं। आप देखें, मेरा ख्याल है कि एक जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है वो बड़ी इंटेलिजेंट भी होती है, वो बड़ी समझदार भी होती है। अगर किसी मार्केट में कोई एक भी ठीक बंदा गया हो ना, और वो 2-4 बंदे जो प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए, बाकी वैसे ही पूरी मार्केट सुकून में आ जाती है। वो इतने ज़्यादा और लेकिन पेरा के थ्रू और हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि हम रमज़ान के अंदर ग्राम फरोशी को ना होने दें।